Hello everyone, welcome back. This is Bhavna Puri and today we will talk about the first chapter of ecology, that is organisms and population. So friends, we will discuss the important questions of this chapter today. तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? In which of the following interactions both partners are adversely affected? Right? तो जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है इसके हिसाब से हमें ये बताना है कि किस तरीके के इंटरेक्शन में दोनों ही पार्टनर्स को नुकसान होता है, यानी कि दोनों ही पार्टनर्स अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो फटाफट से हम एक बार उन इंटरेक्शंस के बारे में बात करेंगे जो कि अलग अलग स्पीशीज के बीच में ऑब्जर्व किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से इंटरेक्शन हो सकते हैं। सबसे पहले इंटरेक्शन म्यूचुअलिज्म। कौन सा? म्यूचुअलिज्म। तो इसमें क्या होगा? इसके अंदर होता है कि दोनों ही स्पीशीज एक दूसरे के लिए बेनिफिट होती हैं। म्यूचुअल का मतलब क्या है? व्हेन बोथ द स्पीशीज आर बेनिफिशियल फॉर ईच अदर। तो इसमें दोनों ही स्पीशीज एक दूसरे के लिए फायदेमंद है। तो यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों जगह साइन लगाया है। आप इसके एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो आप यहाँ पर लाइकन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिसमें एल्गी और फंजाई दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होती हैं। या फिर मॉथ एंड यूका प्लांट का एग्जाम्पल ले सकते हैं, है ना, मॉथ एंड यूका प्लांट। इसके अलावा फिग एंड वास्प का एग्जाम्पल हो सकता है। क्या बेनिफिट होगा इन दोनों को? मॉथ क्या करेगा? अपने जो एग्स होते हैं उनको ले करेगा यूका प्लांट के लॉक्यूल में, और जो यूका प्लांट है उसको बदले में पॉलिनेशन मिलेगी। सो बोथ दी स्पीशीज आर बेनिफिटेड। सिमिलरली फिग एंड वास्प में भी इसी तरीके का इंटरेक्शन देखा जाता है। अब इसके अलावा कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है? माइकोराइजा। नाउ यू कैन हैव एन एग्जाम्पल ऑफ माइकोराइजा। सो ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ म्यूचुअलिज्म। किसके एग्जाम्पल्स हैं ये? म्यूचुअलिज्म के एग्जाम्पल है। ठीक है, दूसरा इंटरेक्शन कौन सा हो सकता है? कंपटीशन। बेसिकली कंपटीशन में क्या होगा? दोनों ही स्पीशीज को नुकसान होता है, दोनों ही स्पीशीज को नुकसान होगा। ठीक है, तीसरा हो सकता है कौन सा? प्रिडेशन, जिसमें शिकार किया जाता है। तो एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज को कंप्लीटली खत्म कर देगी, एक को बेनिफिट है और दूसरी को नुकसान। लेकिन सिमिलर टाइप ऑफ इंटरेक्शन कुड बी सीन इन पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म तो उसके अंदर क्या होगा? उसमें भी एक को फायदा है और एक को नुकसान। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस ही क्या हुआ? इसमें जो प्रे यानी कि जो शिकार होता है वो मर जाता है ना। लेकिन अगर आप पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल लोगे तो इसके अंदर जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग होता है, जिससे पैरासाइट्स अपना न्यूट्रिशन लेंगे। पैरासाइट्स बॉडी के अंदर होते हैं तो एंडोपैरासाइट, बाहर होंगे तो एक्सो या फिर एक्टोपैरासाइट कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक होता है कोमेंसेलिज्म। कोमेंसेलिज्म इसमें एक स्पीशीज को बेनिफिट होगा, दूसरी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ नीदर हार्म्ड नॉर बेनिफिटेड। आगे एक होता है अमेंसेलिज्म। अमेंसेलिज्म इसके अंदर क्या होगा? एक स्पीशीज को नुकसान होता है और दूसरी को फर्क नहीं पड़ता, यानी कि एक नेगेटिव और दूसरी न्यूट्रल। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस दैट कुड बी सीन इन डिफरेंट स्पीशीज। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शंस बोथ पार्टनर्स आर एडवर्सली अफेक्टेड। दोनों को नुकसान किस में होगा? कंपटीशन में होगा। तो फर्स्ट का आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। An association of individuals of different species living in the same habitat and having functional interaction is। जब सेम हैबिटेट में रह रहे ऑर्गेनिजम्स की बात होती है तो आपसे पूछेंगे किस तरीके का इंटरेक्शन होगा। सो बेसिकली आपको बताना है दिस इज बायोटिक कम्युनिटी। किस तरीके का? बायोटिक कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक ग्राफ गिवन है, आपको इस ग्राफ को पढ़ना है। उसमें दो पॉपुलेशन दी हुई हैं, ए एंड बी। ठीक है, ग्रासी फील्ड में। तो आपसे क्या पूछा गया? पॉसिबल चेंजेस क्या होंगे? ऑप्शंस पढ़िए। पॉपुलेशन ए प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग देन पॉपुलेशन बी। क्या ये बिल्कुल सही है? नो।
पॉपुलेशन ए कंज्यूम्ड द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन बी, क्या इस पॉपुलेशन ने बी पॉपुलेशन के मेंबर को कंज्यूम किया है? नो, बोथ प्लांट पॉपुलेशंस इन दिस हैबिटेट डिक्रीज्ड, क्या दोनों की पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है? आप देख सकते हो उधर, क्या दोनों की डिक्रीज हुई है? नो। सो हम क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन बी competed more successfully for food than population A, यानी कि इन दोनों स्पीशीज के बीच में कंपटीशन था। उस कंपटीशन के रिजल्ट में जो ए वाली स्पीशीज थी वो ज़्यादा सरवाइव नहीं कर पाई, जबकि बी वाली स्पीशीज ने बहुत अच्छे से compete किया और इसलिए देखिए उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ट एज अ पर्सन मूविंग फ्रॉम दिल्ली टू शिमला to escape the heat for the duration of hot summer, thousands of migratory birds from Siberia and other extremely cold regions move to, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। कई बार अनफेवरेबल कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी होने की वजह से हम लोग दिल्ली से शिमला चले जाते हैं घूमने के लिए, है ना, तो वो टेम्परेरी विजिट होती है, उसको माइग्रेशन कहा जाता है। तो बिल्कुल वैसे ही जो साइबेरियन बर्ड्स हैं वो साइबेरिया से कहाँ आएंगी? वो आते हैं कोलोराडो नेशनल पार्क इन भरतपुर सेंचुरी राजस्थान। तो आपको याद रखना है, तो साइबेरियन बर्ड्स है वो कोलोराडो नेशनल पार्क में आएगी, यानी कि भरतपुर सेंचुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। Besides paddy field, the cyanobacteria are also found inside vegetative part of, इनमें से कौन से प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट में साइनोबैक्टीरिया मिलेगा? बच्चे क्या करते हैं, पाइनस आंसर में लिख देते हैं, लेकिन भाई पाइनस में माइकोराइजा याद रखिए। ठीक है, जब साइनोबैक्टीरिया की बात होगी सो द आंसर वुड बी साइकस। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है a sedentary sea anemone gets attached to the shell lining of hermit crab, यानी कि जो सी एनेमोन है वो हर्मिट क्रैब के जो क्रैब है उसकी शेल लाइनिंग पे आके जुड़ जाता है। ये किस तरीके का एसोसिएशन है? इसमें क्या होगा? दिस इज सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस इज समटाइम्स कॉल्ड म्यूचुअल एसोसिएशन और सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अ बायोलॉजिस्ट, किसके बारे में बात हो रही है? बायोलॉजिस्ट स्टडीड द पॉपुलेशन ऑफ रैट्स इन अ बार्न। He found that the average natality was 250, average mortality was 240, immigration was 20, emigration was 30. So the net increase in population is, तो ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा, है ना। तो आपसे क्या पूछा गया है कि नेट इंक्रीज कितना हुआ, कैसे बताओगे आप? देखिए मैं आपको एक दो चीज़ें बता देती हूँ। किसी भी पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं या पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रहे हैं, एन का मतलब है पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, अगर बाहर से कोई इंडिविजुअल आके किसी पॉपुलेशन में रहना शुरू करेगा, यानी कि इमिग्रेशन हुई है, एंट्री हुई है, ठीक है, तो आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इमिग्रेशन को। तो जब वो आकर किसी पॉपुलेशन में रहना स्टार्ट करते हैं तो पॉजिटिव साइन आएगा, यानी कि इस पॉपुलेशन में नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऐड हो गए हैं। ठीक है, लेकिन अगर कुछ लोग इस जगह को छोड़कर चले जाते हैं तो नेगेटिव साइन आएगा, एंड दिस इज कॉल्ड एमिग्रेशन। इसको क्या बोलेंगे? एमिग्रेशन। वो ई से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, अगर मॉर्टैलिटी होती है, मॉर्टैलिटी यानी कि डेथ रेट की बात हो रही है, मॉर्टैलिटी का मतलब क्या होता है? डेथ रेट। ठीक है, तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है तो माइनस का साइन, पॉपुलेशन में से उनको घटा दिया जाएगा। लेकिन अगर बर्थ होता है यानी कि नैटेलिटी होती है तो आप ऐड कर देते हो। सो नैटेलिटी इज द बर्थ रेट। क्लियर हो गई बात? तो क्वेश्चन में क्या पूछा है देखिए, कितने बर्थ रेट है? 250, है ना। मरे कितने? 240। इमिग्रेशन एंट्री कितने की हुई? 20 की। और डेथ कितने की, सॉरी चले कितने गए? 30। तो इसका मतलब ये हुआ जब नैटेलिटी यानी कि बर्थ रेट में एंट्री कितने की हुई उसको ऐड करोगे, 250 + 20 270 हो जाएगा। ठीक है,
तो जितने टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं आप उसमें से माइनस कर दीजिए जितने लोगों की डेथ हो गई है या फिर जितने लोग उस पॉपुलेशन को छोड़कर चले गए। तो आप देखोगे 250 प्लस 20 270 हो गया एंड 240 प्लस 30 भी 270। तो जब 270 माइनस 270 होगा तो द आंसर वुड बी 0। तो हमारा आंसर हुआ बी। क्वेश्चन नंबर 8, द एज पिरामिड विद ब्रॉड बेस इंडिकेट्स। जो एज पिरामिड होता है अगर उसका ब्रॉड बेस होता है तो फिर वो क्या इंडिकेट करेगा? जब एज पिरामिड का ब्रॉड बेस होता है तो फिर वो क्या इंडिकेट करता है? देखिए आप एज पिरामिड इस तरीके से बनाते हो, दिस इज द ब्रॉड बेस, देन इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यहाँ पर जो रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमने यहाँ पर बोल दिया रिप्रोडक्टिव स्टेज है ना। उससे अब जो न्यू बर्थ होके जिसका आता है उसको हम बोलते हैं प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज एंड दीज आर पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज, है ना। तो अगर ये जो बेस है ये बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है, इसका मतलब ये हुआ कि बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है, न्यू ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा आते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब आप देखोगे ये क्या है? पोस्ट रिप्रोडक्टिव, यानी कि रिप्रोड्यूस करने की क्षमता खत्म हो चुकी है, इसका मतलब है ये बूढ़े हो चुके हैं, सो ये ओल्ड पीपल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो ब्रॉड बेस होता है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो मैंने अभी बताया यंगर इंडिविजुअल्स की परसेंटेज ज़्यादा है। वो क्या बता रहा है कि बच्चे ज़्यादा है, यहाँ पर प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज वाले ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा है। तो आंसर होगा 4th ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरासिटिक अडेप्टेशन। देखो पता है क्या होता है, क्योंकि इवोल्यूशन होगा अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, तो जो पैरासाइट्स होते हैं वो भी अपने आप को इवॉल्व करते हैं एनवायरमेंटल चेंजेस के साथ साथ। तो जो पैरासाइट्स हैं उन्होंने किस किस तरीके से अपने आप को इवॉल्व किया है। अगर हम लाइस यानी कि जू का एग्जाम्पल ले लें तो बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं। जैसे कि जो लाइस होती है उसके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो लॉस हो जाएगा, जो एडेसिव ऑर्गन्स है, एडेसिव ऑर्गन का मतलब है जिससे वो चिपक सकते हैं, स्टिक कर सकते हैं हेयर से, है ना, तो वो डेवलप हो जाते हैं। रिप्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है, और जो अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनको लूज कर दिया जाता है। तो आपको पता चला कि किस किस तरीके से पैरासाइट्स अपने आप को अडेप्ट करेंगे। तो क्वेश्चन में पूछा है इनमें से कौन सा पैरासिटिक अडेप्टेशन नहीं है। सो द आंसर वुड बी लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कम नहीं होती बल्कि बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 10, बेंथिक ऑर्गेनिजम्स आर अफेक्टेड द मोस्ट बाय। बेंथिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जो वाटर के सरफेस पर मिलेंगे, है ना, बेसिकली जो बॉटम वाला सरफेस है उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सो ऑप्शंस हैं लाइट रीचिंग द फॉरेस्ट फ्लोर, सरफेस टर्बुलेंस ऑफ वाटर, सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। सो इसमें जो आंसर होगा वो ऑलरेडी जो ऑप्शन सी दिया हुआ है वो होता है ना। इसमें गलत टिक किया हुआ है तो उसके हिसाब से ना करें। तो जो आपका क्वेश्चन है कि जो बेंथिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस चीज से सबसे ज्यादा अफेक्ट होंगे, सो द करेक्ट आंसर वुड बी सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। क्लियर है? यानी कि पानी में रह रहे हैं तो जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उनकी जो सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है सबसे ज्यादा उसी से अफेक्ट होंगे। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कसकटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो कसकटा क्या है और वो किस चीज का एग्जाम्पल है? तो बेसिकली वो एक एक्टोपैरासाइट है। एक्टो का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के बाहर की तरफ प्रेजेंट होना, और पैरासाइट्स क्या होंगे? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि न्यूट्रिशन लेते हैं किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म से या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से, राइट। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग एज पिरामिड। तो ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो प्री रिप्रोडक्टिव है वो पॉपुलेशन कम है, यानी कि जो बच्चे पैदा होने वाली संख्या है वो कम है।
तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन होती जा रही है, पॉपुलेशन कम होती जा रही है, इसीलिए द आंसर वुड बी डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लार्ज वुडी वाइन्स आर मोर कॉमनली फाउंड इन, जो वुडी वाइन्स होती हैं यानी कि जहाँ पर लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा होंगी, दीज आर बेसिकली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्योंकि उनके पास फेवरेबल कंडीशन होती है जिसके रिजल्ट में जो ट्रीज हैं वुडी वाइन्स हैं उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग 4 कंडीशंस एंड सेलेक्ट अ करेक्ट पेयर ऑफ देम एज अडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट इन डेजर्ट लिजार्ड, ठीक है। देखिए सबसे पहली चीज़ जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो 3 तरीके के हो सकते हैं। यहाँ पर ये जो ग्राफ आपको दिखाया जा रहा है एक बार मैं इससे समझा देती हूँ। ये जो आपको सीधी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना, फर्स्ट वाली, ये कौन से ऑर्गेनिजम्स होंगे? ये होते हैं रेगुलेटर्स। ये ऑर्गेनिजम्स कौन होते हैं? रेगुलेटर्स। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल लेवल के हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, तो उन ऑर्गेनिजम्स को रेगुलेटर कहते हैं। एंड दे हैव द एबिलिटी टू मेंटेन देयर इंटरनल एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे होम्योस्टेसिस, ठीक है। अब ये जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है यानी कि सेकंड वन, इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो बिल्कुल भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते। सो दीज ऑर्गेनिजम्स आर कन्फर्मर्स। क्या बोलेंगे उनको? कन्फर्मर्स, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? फिशेस एंड एम्फीबियन, जो कि कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स हैं, ये अच्छे तरीके से अपने एनवायरनमेंट को मेंटेन नहीं कर पाते, ठीक है। जबकि जो रेगुलेटर्स हमने पढ़े थे उसमें बर्ड्स और मैमल्स आप पढ़ोगे, वो वार्म ब्लडेड होते हैं, राइट। एंड द थर्ड वन इज पार्शियल रेगुलेटर। देखिए स्ट्रेट जा रही है यहाँ से लेकिन फिर ऐसे हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये ट्राई करते हैं, थोड़ा थोड़ा अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इसीलिए इनको पार्शियल कहा जाता है, नॉट कंप्लीट बट पार्शियल रेगुलेटर्स, राइट। तो जो डेजर्ट लिजार्ड होती है, छिपकलियाँ, वो भी कैसी होती है? वो पार्शियल रेगुलेटर्स होती हैं, यानी कि इसके अंदर रेप्टाइल्स आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस देखेंगे, burrowing in soil to escape high temperature, क्या जो डेजर्ट लिजार्ड हैं वो अपने आप को छुपा लेती हैं सॉइल के अंदर जब हाई टेम्परेचर होगा, या फिर लूजिंग हीट रैपिडली फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर, जब ज़्यादा टेम्परेचर होगा वो हीट को लूज करेंगी, या फिर बास्क इन सन व्हेन टेम्परेचर इज लो, जब लो टेम्परेचर होता है तो धूप में आ जाती हैं, बास्क करती हैं, या फिर इंसुलेटिंग बॉडी ड्यू टू थिक फैटी डर्मिस, क्योंकि स्किन जो होती है काफ़ी थिक और फैटी होती है, क्या वो इंसुलेट करती है। सो जो करेक्ट ऑप्शंस है यहाँ पर वो है ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3। क्यों? देखिए जो डेजर्ट लिजार्ड होती हैं वो पार्शियल रेगुलेटर होंगी जब उनकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, सो वो सन की प्रेजेंस में आएंगी, सन बाथ लेंगी, धूप सेकेंगी, और जब बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होने लगता है तो वो सॉइल में चली जाती हैं ताकि टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो सके, हाई टेम्परेचर से अपने आप को एस्केप करने के लिए। सो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज्ड एज अ पैरासाइट इन ट्रू सेंस? इनमें से कौन सा पैरासाइट होगा ट्रू सेंस में? ठीक है, क्या ऑप्शंस हैं? द फीमेल एनोफिलिस बाइट्स एंड सक्स ब्लड फ्रॉम ह्यूमन। देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो फीमेल एनोफिलिस है वो पैरासाइट नहीं, वो एक वेक्टर है, क्योंकि वो सिर्फ खून चूस के चली जाती है, वो बॉडी के अंदर या बॉडी के ऊपर काफ़ी समय के लिए नहीं रहती, ठीक है। नेक्स्ट, ह्यूमन फीटस डेवलपिंग इनसाइड द यूटेरस ड्रॉज नरिशमेंट फ्रॉम द मदर। हाँ जी, इस पे काफ़ी सारी डिबेट हुई थी कि जो ह्यूमन फीटस है उसको भी पैरासाइट मानना चाहिए, लेकिन इसको पैरासाइट कंसिडर ट्रू सेंस में नहीं किया जाता है ना, क्योंकि कुछ समय के बाद जैसी उसकी नरिशमेंट होती है उसको बॉडी के बाहर एक्सपेल कर दिया जाता है, वो इंटेंशनली होगा।
नेक्स्ट है हेड लाउस, लाइस का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था जू, है ना, तो वो ह्यूमन के स्काल्प पर रहती हैं और अपने अंडे भी देंगी ह्यूमन हेयर में, और साथ ही साथ नरिशमेंट लेती हैं, खून चूसती हैं बालों से, हेड से, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली राइट। जो क्वेश्चन इसमें फोर्थ ऑप्शन आपको गिवन है ना, कोयल यानी कि कुकू का, देखिए इसको हमने ट्रू सेंस में पैरासाइट क्यों नहीं बोला, बिकॉज कुकू इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म का मतलब होगा कि जो कोयल है वो क्रो के नेस्ट में जाकर अपने अंडे दे देती है, साइज और कलर की वजह से, क्योंकि क्रो के जो अंडे हैं साइज और कलर में कोयल के एग से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होते हैं, तो क्रो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता इवोल्यूशन होने की वजह से, और कोयल के बच्चों को ही प्रॉपर देखभाल या नरिशमेंट देता है, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन। जो ग्रोथ है लॉजिस्टिक वो कौन सी इक्वेशन से एक्सप्रेस की जाती है, देखिए जो ग्रोथ हो सकती है वो आप दो तरीके से पढ़ेंगे, एक एक्सपोनेंशियल होती है ना, और एक लॉजिस्टिक, ठीक है। मैं आपको एक ग्राफ बना के दिखा देती हूँ यहाँ पर, सो इट विल बी लाइक दिस। ये जो जे शेप्ड ग्रोथ है दिस इज द कॉन्टिन्यूस वन एंड दिस इज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। इसकी इक्वेशन होती है dn/dt इज इक्वल टू आर एन। आर का मतलब क्या होगा, आर का मतलब होता है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, राइट, इसको कहते हैं इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ। लेकिन ये वो कंडीशन है जिसमें फूड रिसोर्सेज अनलिमिटेड होंगे, और जब फूड रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं तो ग्रोथ कॉन्टिन्यूसली चलती है, लेकिन यहाँ पर आगे चल के हॉल्ट आ जाएगा, कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि पॉपुलेशन रुकेगी, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन नहीं थी, और ये जो मैंने अभी अभी ड्रॉ किया है दिस इज द लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। इसमें आप देखोगे कि फूड रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है, बहुत ही लिमिटेड फूड रिसोर्सेज होते हैं, जिस वजह से इनिशियली जो ग्रोथ थी पॉपुलेशन की वो हो रही है, बट एक समय ऐसा आएगा कि जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। एंड दिस के यानी कि कैरिंग कैपेसिटी रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करेगी ये, कि किसी भी पॉपुलेशन में कितने ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट किया जा सकता है। दिस इज द पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, स्पीशीज की ग्रोथ, एंड दिस इज द टाइम, राइट। तो यहाँ पर हमने दो तरीके के ग्रोथ कर्व्स देखे हैं। दिस इज ए, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। दिस इज बी, जिसको हम बोलेंगे लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। जो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है वो रियलिस्टिक कर्व होता है ना। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है, साथ ही साथ इसकी जब इक्वेशन आप देखोगे सो इट विल बी dn/dt इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन के। के क्या रिप्रेजेंट करता है, कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने आपको ये बताया था ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी रेगुलेटर्स को, जिसमें बर्ड्स और मैमल्स आते हैं। सेकंड रिप्रेजेंट करती है कन्फर्मर्स को, जिसमें फिशेज आएंगी, एंड थर्ड रिप्रेजेंट्स पार्शियल रेगुलेटर्स, जिसमें रेप्टाइल्स आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is one of the characteristic feature of a biological community? इनमें से कौन सा बायोलॉजिकल कम्युनिटी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा। तो जब भी लिविंग कम्युनिटी, बायोलॉजिकल कम्युनिटी की बात होती है तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कर जाती है ना। सो दिस इज स्ट्रैटिफिकेशन विच मीन्स द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स को जब वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो स्ट्रैटिफिकेशन कहा जाता है। इसमें आप ले सकते हो कि जो ग्रास होती है वो लोअर मोस्ट लेवल पर आती हैं, है ना, फिर क्या होता है हर्ब्स, फिर श्रब्स, फिर ट्रीज, इस तरीके से वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिफाइंड? इनमें से कौन सा बिल्कुल सही तरीके से डिफाइंड है, ठीक है। ऑप्शंस हैं, होस्ट इज एन ऑर्गेनिज्म विच प्रोवाइड्स फूड टू अनदर ऑर्गेनिज्म। क्या ये बिल्कुल सही डिफाइन है? अगर यहाँ पर पैरासाइट लिखा होता तो शायद सही होता। नेक्स्ट, अमेंसेलिज्म इज अ रिलेशनशिप in which one species is benefited where the other is unaffected. Wrong, because अमेंसेलिज्म में
one species is harmed and another is unaffected. ठीक है. Next, predator is an organism that catches and kills other organism for food. Absolutely right. Predators वो होते हैं जो कि कैच करते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को अपने फूड के लिए. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. A country with a high rate of population growth took measures to reduce it. The figure below shows age-sex pyramids of population A and B 20 years apart. Select the correct interpretation about them. तो आपको यहाँ पर दो सेक्स पिरामिड्स दिए हुए हैं, एज और सेक्स, A एंड B. इसमें मेल्स और फीमेल्स इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स की जो एज है उसका अलग अलग रेशियो आपको गिवन है. राइट. तो आपको स्टेटमेंट पढ़नी है, इंटरप्रिटेशन और बताना है कौन सी करेक्ट है. ठीक है. देखिए, बी इज अर्लियर पिरामिड एंड शोज स्टेबलाइज्ड ग्रोथ रेट. क्या बी को देखकर आपको ये लगेगा कि वो स्टेबलाइज्ड ग्रोथ रेट को रिप्रेजेंट कर रही है? नहीं. ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसको देखकर आपको पता चलेगा कि ये जो फैक्टर्स दिखाए जा रहे हैं इन दोनों की ग्रोथ के रिस्पेक्ट में या फिर एज के रिस्पेक्ट में, है ना, वो वेरी करेंगे. वो क्या करेंगे? वेरी करेंगे. ठीक है. बी मोर रिसेंट, नो. ए इज अर्लियर पिरामिड, नो. A is more recent and shows slight reduction in the growth rate. Here you can see, यहाँ पर देखकर आपको पता चलेगा कि जो ग्रोथ रेट था वो रिड्यूस हो चुका है. जो ग्रोथ रेट है वो रिड्यूस हो चुका है. सो इट शोज दैट A is the recent one and जो ग्रोथ रेट है उसमें थोड़ा सा रिडक्शन हुआ है. ठीक है. सो इसके लिए जो ऑप्शन डी होगा वो एब्सोल्युटली करेक्ट होगा. नेक्स्ट, reduction in vascular tissue, mechanical tissue and cuticle is characteristic of. मुझे ये बताइए कि vascular tissues की ज़रूरत क्या है, xylem and phloem की ज़रूरत क्या है? वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, है ना, और जो फ्लोएम है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा. लेकिन अगर कोई एक प्लांट ऑलरेडी पानी में ही रहता है तो फिर वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए या कंडक्ट करने के लिए जाइलम की कोई ज़रूरत नहीं होगी, थिक क्यूटिकल की प्रेजेंस पे नहीं होगी. तो ऐसा किस में होगा? पानी में मिलने वाले प्लांट्स में. इसका मतलब जो हाइड्रोफाइट्स है ये उन्हीं की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि वास्कुलर टिश्यूज, मैकेनिकल टिश्यूज एंड क्यूटिकल रिड्यूस हो जाती है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स about certain desert animals such as कंगारू रैट. तो देखिए, जो कंगारू रैट होता है जब भी पानी की कमी इसके अंदर होती है तो ये अपने यूरिन को कंसंट्रेटेड कर लेता है, फैट का ऑक्सीडेशन करेगा और फैट के ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में ही जो वाटर है उसकी अवेलेबिलिटी इसके अंदर हो जाती है. ठीक है. तो पहला ऑप्शन क्या है? दे हैव डार्क कलर एंड हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन एंड एक्सक्रीट सॉलिड यूरिन. नो, दिस इज नॉट द रीजन. आगे देखेंगे. दे डू नॉट ड्रिंक वाटर, ब्रीथ, भाई वो वाटर ही नहीं पीते, ब्रीथ ही नहीं करते, या फिर स्लो रेट पे ब्रीथ करेंगे वाटर को कंजर्व करने के लिए, या फिर एंड देयर बॉडी हैव कवर्ड विथ थिक हेयर, या फिर जो उनकी बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा थिक हेयर से कवर्ड होती है. ऐसा कुछ है क्या? नो. दे फीड ऑन ड्राई सीड्स एंड डू नॉट रिक्वायर, या फिर डू नॉट रिक्वायर ड्रिंक इन वाटर. सो ये ड्राई सीड पर फीड करेंगे, यस, एंड दे एक्सक्रीट वेरी कंसंट्रेटेड यूरिन एंड डू नॉट यूज वाटर टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर. एब्सोल्युटली राइट. ये जो थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन है दोनों बिल्कुल सही है. तो आपका आंसर होगा सी ऑप्शन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Quercus species are the dominant component in scrub forest, tropical rainforest, temperate deciduous forest या फिर alpine forest. तो आपका आंसर होगा temperate deciduous forest. तो क्वार्कस एक ऐसी स्पीशीज है जो कि टेम्परेट रीजन में बहुत ज़्यादा मिली. ठीक है. जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर ना हो, कम टेम्परेचर हो. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 24. आपसे क्या पूछा है? ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज स्ट्रक्चर इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ. देखिए, जो ज्योमेट्रिक जो तरीका है ग्रोथ का या एज स्ट्रक्चर का
वो किसी भी एक इकोसिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है. इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एन इकोसिस्टम. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द पॉपुलेशन of an insect species shows an explosive increase in numbers during rainy season followed by its disappearance at the end of the season. What does this show? भाई ऐसा क्यों होता है कि जो इंसेक्ट्स हैं वो रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, लेकिन जब वो सीजन एंड होता है तो उनकी पॉपुलेशन भी डिसअपियर हो जाती है ना? सो व्हाट कुड बी द रीज़न? पढ़ते हैं ज़रा. द फूड प्लांट्स मैच्योर and die at the end of rainy season. या फिर its population growth curve is of J type. या फिर the population of its predator increases enormously. और S-shaped or sigmoid growth of the insect. तो जो क्वेश्चन नंबर 25 है इसके लिए जो बिल्कुल सही तरीके की जो पॉपुलेशन है वो J टाइप होगी. क्यों भाई? देखिए, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ थी जो जे शेप कर्व बन रहा था. ये जो सिग्मॉइड कर्व बन रहा है एस शेप वो लॉजिस्टिक थी, है ना? यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है एक समय आने पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने बोला था कि आगे चल के ये वेरी कर सकता है. ठीक है. एंड द रीज़न कुड बी कॉम्पिटिशन. भाई हो सकता है पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि कुछ समय के बाद जो फूड है उसकी क्या हो, डिफिशियंसी या फिर स्कार्सिटी हो जाए, जिस वजह से कंपटीशन ज़्यादा हो जाए. तो किस तरीके का ग्रोथ कर्व होगा इनका? जे शेप. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द मीन एंड मीडियन pertaining to a certain character of a population are of the same value, the following is most likely to occur. अगर मीन और मीडियन की वैल्यू सेम आती है तो क्या होगा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा. सो द आंसर वुड बी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. अ हाई डेंसिटी ऑफ एलिफेंट पॉपुलेशन इन एन एरिया कैन रिजल्ट इन. अगर किसी एरिया में हाई डेंसिटी होती है एलिफेंट पॉपुलेशन की तो क्या होगा? इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन. इंट्रा का मतलब होता है विद इन द स्पीशीज. सो दिस इज एब्सोल्युटली राइट. अगर किसी एरिया में जो पॉपुलेशन है एलिफेंट की वो बहुत बढ़ जाएगी तो उन्हीं के बीच में कंपटीशन होना स्टार्ट हो जाता है. सो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट देखिए. निशे ओवरलैपिंग इंडिकेट्स. अगर एक एरिया में ओवरलैपिंग हो रही है, मतलब दो या दो से ज़्यादा स्पीशीज एक ही जगह को पोजेस कर रही है, एक ही जगह पर रह रही हैं, तो उसका मतलब तो यही होगा निशे ओवरलैपिंग. दैट मीन्स शेयरिंग ऑफ वन और मोर रिसोर्सेज बिटवीन टू स्पीशीज. हियर इज द पिक्चर. ये एक एरिया है, ये दूसरा एरिया. यहाँ पर कॉमन एरिया जो आपको नज़र आ रहा है इसमें हो सकता है कि कोई दो स्पीशीज क्या हो सकता है, एक साथ रहकर सेम रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. मोर देन 70% ऑफ वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर इज कंटेन्ड इन. पूरे वर्ल्ड का जो 70% से ज़्यादा जो फ्रेश वाटर है वो किस फॉर्म में मिलता है आपको? पोलर आइस. राइट. 70% of fresh water is found in the form of polar ice. Next देखिए. At which latitude heat gain through isolation, ये insolation है, approximately equals heat loss through terrestrial radiation. तो आपको बताना है वो कौन सा latitude होगा. आपको दिया हुआ है 22.5 नॉर्थ एंड साउथ, 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, 42.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, या फिर 66 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ. सो द करेक्ट आंसर वुड बी 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ. ठीक है. आगे देखिए. एनिमल्स हैव द इन्नेट एबिलिटी टू एस्केप फ्रॉम प्रेडेशन. जो एनिमल्स हैं अपने शिकारी को देखकर भाग जाते हैं, है ना. एग्जाम्पल्स फॉर दिस सेम आर गिवन बिलो. इसमें से जो इनकरेक्ट है, जो गलत है, वो आपको बताना है. कलर चेंज इन कैमलियन. जब गिरगिट देखता है अपने शिकारी प्रेडेटर को तो क्या वो अपना कलर चेंज कर लेता है? यस. एनलार्जमेंट ऑफ बॉडी साइज बाय स्वेलोइंग एयर इन पफर फिश. जो पफर फिश होती है क्या वो बिल्कुल फूल जाती है और क्या बॉडी साइज को बढ़ा लेती है? एब्सोल्युटली. देन पॉइजन फैंग्स इन स्नेक. जो स्नेक्स होते हैं क्या वो जो उनके पॉइजनस यानी कि जो जहरीले फैंग्स होते हैं जिससे वो डंक मारते हैं या डसते हैं, क्या वो उसको बाहर निकालेंगे? नो. सो दिस वन इज इनकरेक्ट एग्जाम्पल.
जबकि मेलानिज बिल्कुल ठीक था, अपने शिकारी से बचने के लिए पिगमेंट को क्या किया था, सिंथेसाइज करना स्टार्ट किया था मॉथ्स ने। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड, कौन सा पेयर गलत है यानी कि मिसमैच होगा। टुंड्रा परमाफ्रॉस्ट बिल्कुल सही, सवाना अकेसिया ट्रीज राइट। यहाँ पर सी ऑप्शन यानी कि प्रेरी में एपिफाइट्स, ये गलत है क्योंकि जो एपिफाइट्स होती हैं दीज आर बेसिकली सम ब्रांचेस दैट ग्रो ऑन द प्लांट्स, है ना, तो ये इस तरीके का प्लांट नहीं होगा, इस तरीके का टाइप नहीं है। सो ऑप्शन सी क्या होगा, मिसमैच होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक डेमोग्राफिक फीचर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज आर, कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, वो भी डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स डेवलपिंग कंट्रीज के। हाई फर्टिलिटी, लो एंड रैपिडली फॉलिंग मोर्टेलिटी रेट, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड अ वेरी यंग एज डिस्ट्रीब्यूशन। एब्सोल्युटली राइट, फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल सही दिया हुआ है आपको। इसमें लिखा हुआ है कि जो फर्टिलिटी रेट है वो बहुत हाई है ना, जो ये लो और रैपिडली फॉलिंग मोर्टेलिटी, डेथ रेट कम होता जा रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, और जो यंग एज डिस्ट्रीब्यूशन है वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। तो दिस इज राइट फॉर दी विच कंट्रीज, डेमोग्राफिक फीचर्स के रिस्पेक्ट में डेवलपिंग कंट्रीज के। ठीक है, आगे देखिए, व्हाट इज अ की स्टोन स्पीशीज। की स्टोन स्पीशीज कोई भी एक ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर पूरी कम्युनिटी का, पूरे इकोसिस्टम का जो लाइफ है, पूरे इकोसिस्टम की या फिर जो डिपेंडेंसी है वो होती है। सर्वाइवल को जो कंट्रोल करने वाली स्पीशीज होती है उसको कहा जाता है कीस्टोन स्पीशीज। जैसे कि आप मान लीजिए, अगर हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करते हैं तो किसी भी फॉरेस्ट में या किसी भी ऐसे इकोसिस्टम में जहाँ पर प्लांट्स होते हैं, है ना, तो जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो कीस्टोन स्पीशीज होती हैं क्योंकि फूड चेन की बिगनिंग ही उन्हीं से हुई। ठीक है, तो आप ऑप्शंस पढ़ेंगे अब। A species which makes up only a small proportion of total biomass of a community yet has a huge impact on the community's organization and survival. Absolutely right. Question number 34 का आंसर ए ही है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। Next question. In which one of the following pairs is this specific characteristic of a soil not correctly matched? इनमें से किसकी जो फीचर है वो सही तरीके से मैच नहीं की गई है। ठीक है, लिखा हुआ है लेटेराइट में एल्युमिनियम कंपाउंड होते हैं, बिल्कुल सही। लेटेराइट एक इस तरीके की मिट्टी है, सॉइल है जिसमें एल्युमिनियम कंपाउंड होते हैं, शायद आपने सोशल स्टडीज में ये पढ़ा होगा। देन टेरा रोजा, इसके अंदर रोजेस को ग्रो करवाया जा सकता है, एब्सोल्युटली राइट। देन आपको दिया हुआ है चार्नोजिम्स, जिसमें सॉइल होती है, पूरे वर्ल्ड की रिचेस्ट सॉइल होती है, काफ़ी फर्टाइल भी होगी। ठीक है, सो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। Then the last one is black soil which contains calcium carbonate. No, black soil में other जो minerals हैं, nutrients हैं वो हो सकते हैं, लेकिन calcium carbonate बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होता। ठीक है, so these are the important questions of chapter number 13 यानी कि ecology. So I hope आपके सभी questions बिल्कुल सही थे। इन केस आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। And do not forget to like, share and subscribe. Thank you.